तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि नर्वस सिस्टम का पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि पूरे पूरे चैप्टर में हमें किस प्रकार से इसको पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, क्या टर्मिनोलॉजी थी, कौन कौन से मतलब टर्म्स थे या फंक्शंस थे, जो न्यूरॉन्स किस प्रकार से काम करती है, गैंग्लिया क्या होती है, रिसेप्टर क्या होते हैं, इफेक्टर्स क्या होते हैं। आई थिंक ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन वन शॉट में हमने क्लियर किया था। आज हम नर्वस सिस्टम है वो स्टार्ट करेंगे कि पहले फर्स्ट लेक्चर तो इंट्रोडक्शन का था, वो कम्प्लीटली चैप्टर को कवर कर रहे थे उसके अंदर। लेकिन आज हम हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे। तो आज का हमारा टारगेट यही है कि हम इस टॉपिक के अंदर CNS, PNS, ANS ये पढ़ेंगे और हम एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और उसकी डिटेल पूरी पढ़ेंगे। तो आई थिंक आज का हमारा टारगेट है इतने टॉपिक्स को कवर करना। लास्ट लेक्चर में हमने ये जो CNS, PNS सब पढ़े हैं, न्यूरॉन्स पढ़ी, ये भी हमने उस लास्ट लेक्चर में देखा था, लेकिन वो एक इंट्रो था। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि नर्व सिस्टम के बारे में। तो नर्व सिस्टम होता है, मेनली इसको डिवाइडेड किया गया है CNS और PNS दो भागों में। सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है। सेंट्रल को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और जो PNS होता है उसको ANS, SNS जो मतलब सोमेटिक और एंटेरिक होता है। तो ANS को हम फिर से पैरासिम्पेटिक और सिम्पेटिक के अंदर भी करते हैं, तो इसकी भी हम बात करेंगे आगे। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले मार्कर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा कलर। हाँ, तो बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ द नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम के बारे में हमने पहले इस इंट्रो के अंदर देख लिया था, लेकिन एक बार फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसको देख लेते हैं कि नर्व सिस्टम क्या होता है। कि नर्व सिस्टम इज द बॉडीज मेन कंट्रोल, मतलब मेन जो कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गन होता है वो हमारा ब्रेन होता है या नर्व सिस्टम होता है, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। तो इसको भी हाईलाइट कर लो, मेन कंट्रोल सिस्टम होता है और ये कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ठीक है, इट हेल्प द सेंस होता है, सेंस है, थिंक है, मूव है या मेंटेन द होमियोस्टेसिस है, ये सारे के सारे फंक्शन करता है बाय द सेंडिंग। और ये क्या करता है कि सेंडिंग और रिसीविंग का काम भी करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है, एंड केमिकल सिग्नल्स को थ्रू थ्रू आउट द बॉडी। और इसको थ्रू आउट मतलब जो केमिकल होते हैं ना, केमिकल सिग्नल जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके द्वारा होता है वो सेंडिंग करना, रिसीविंग करना, प्रोसेसिंग करना, सारे काम हमारे नर्व सिस्टम के होते हैं। तो यहाँ मेनली पढ़ेंगे ये मेन कंट्रोल सिस्टम होता है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ये नर्व जो न्यूरॉन सेल्स है उसमें किस प्रकार से कम्युनिकेशन होकर इलेक्ट्रिक इम्पल्स का क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, किस प्रकार से ये डायरेक्शन में मतलब जा रही है इम्पल्स। तो ये सारा का सारा काम नर्व सिस्टम करता है। अब मैंने फंक्शंस मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, अभी लास्ट लेक्चर की बातें हो रही हैं वैसे तो, ये मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन फिर से मैं एक बार रिकेप दे रहा हूँ आपको। फंक्शन की बात की थी हमने। तो फंक्शन होता है, इसमें सेंसरी फंक्शन होते हैं। सेंसरी के बाद हो गया इंटीग्रेटिव फंक्शन, हो गया मोटार फंक्शन, हो गया कोऑर्डिनेट, हो गया रेगुलेशन, हो गया और हायर फंक्शन हो गया। ये सारे के सारे मैंने डिटेल से कल वाले लेक्चर में डिटेल से बताए थे, लेकिन आज मैं इसमें इसमें पॉइंट्स ही बता रहा हूँ इनकी। कि सेंसरी फंक्शन करता है मतलब ये रिसीव इन्फॉर्मेशन करता है फ्रॉम द रिसेप्टर्स। जैसे कि मान लो हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, तो वो गर्म चीज़ हमें किस से पता चली, जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो जहाँ पर वो ऑर्गन टच हुआ या इफेक्टिव पार्ट टच हुआ है, वहाँ पर रिसीव जो सेल्स के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि पेन वाले रिसेप्टर होते हैं, टेम्परेचर का होता है, टच, लाइट एंड साउंड, ये सारे रिसेप्टर अलग अलग होते हैं। ये सेंस करते हैं उस चीज़ को, फिर वहाँ से एक इम्पल्स जनरेट करते हैं और वो क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा क्या होते हैं हमारे CNS तक भेजते हैं, वहाँ से प्रोसेसिंग होती है और वापस इसका रिस्पॉन्स आके हम उस हाथ को उठाते हैं। तो सेंसरी फंक्शन करता है। इंटीग्रेटिव फंक्शन का मतलब ये बताया कि जैसे कि मान लो किसी पेन वाली साइड से या टच किया, वहाँ से ब्रेन के पास गया, ब्रेन के पास हो गया, इसका क्या होगा, इंटीग्रेटेड जो इंटीग्रेटिव फंक्शंस होंगे, मतलब ये क्या करेगा, उसके लिए डिसीजन तय करेगा ब्रेन की हमें क्या करना है, यहाँ से हाथ उठाना है कि नहीं उठाना है, वो काम करेगा। तो वो आएगा इसके अंदर इंटीग्रेटिव फंक्शन, मतलब प्रोसेसिंग एंड इंटरप्ट इन्फॉर्मेशन की बात हो रही थी। फिर हो गया मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन के अंदर क्या होता था कि वो सारी की प्रोसेस डिसीजन मेकिंग होने के बाद जो सिग्नल वापस वहाँ उस साइड तक जाते हैं कि क्या एक्शन लेना है, तो वो न्यूरॉन के द्वारा जाते हैं, उसको मोटर फंक्शन कहते हैं। सेंड कमांड्स, मतलब जो भी कमांड देगा वो टू द मसल्स या ग्लैंड, मतलब इफेक्टिव ऑर्गन से, इसको बोलते हैं इफेक्टर्स कहते हैं। हमने कल देखा था इफेक्टर्स किसे कहते हैं। तो यहाँ तक ही जाता है। एक होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द बॉडी एक्टिविटी। अब ये कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, मतलब होमियोस्टेसिस, किसी टेम्परेचर को कंट्रोल करना जो आगे वाला होमियोस्टेसिस के अंदर दिया गया है कि रेगुलेशन करता है टेम्परेचर का, नेगेटिव फीडबैक, ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो होमियोस्टेसिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है तो उसको डिक्रीज करवा के उसको मेंटेन लेवल तक लाना, या डिक्रीज हो रही है तो उसको वापस बढ़ा के उसकी लेवल तक लेके आना।
एक होता है हायर फंक्शन करता है, मतलब हमारे मेंटल के फंक्शन करता है, जैसे कॉन्शियसनेस हो गई, मेमोरी हो गई, लर्निंग हो गई, इमोशनल हो गया, इंटेलिजेंस हो गए। ये सारे के सारे फंक्शन में हमारा नर्वस सिस्टम करता है। मतलब इसमें नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन आ गया, तो ब्रेन यहाँ इंक्लूड रहेगा, कि ब्रेन का फंक्शन भी यहाँ इंक्लूड रहेगा। ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों के यहाँ जो फंक्शन होता है वो इंक्लूड रहेंगे। तो ये इतनी बातें होगी। अब मैंने यहाँ फंक्शन बता दिया, नर्वस सिस्टम का इंट्रो बता दिया थोड़ा सा। इसके बाद बात करते हैं सीएनएस, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि सीएनएस क्या होता है। कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने आपको बता रखा था, एक तो क्या आता है, सॉरी, ब्रेन आ गया, और एक दूसरा आता है स्पाइनल कोड आता है। आई थिंक ये दो ही आते हैं ना। इन दोनों की हम बात यहाँ करेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कोड की। ब्रीफ के अंदर बात करेंगे कि ये किस प्रकार से दिया गया है। तो ब्रेन की बात करता हूँ, तो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के अंदर आता है सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। तो हम जो आगे इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ब्रेन यहाँ दिया गया है, तो ब्रेन के अंदर क्या होता है कि ये वाला इस प्रकार से पोर्शन होता है। तो ये सेरिबेलम हो गया, सॉरी सेरिब्रम हो गया, जो हिंड ब्रेन हो गया, जो बस मस्तिष्क बोलते हैं इसको, तो बोलते हैं सेरिबेलम बोलते हैं। होता है मिड ब्रेन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और मिड ब्रेन, तीनों आते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो ब्रेन स्टेम के अंदर इतनी स्ट्रक्चर्स आती है, जैसे ये मैंने आपको बता रखी है, और हम आगे डिटेल से इसकी स्टडी और करेंगे। आज तो हमारा टॉपिक मेन पर्पज़ यही है कि सीएनएस इन सबको कवर करना है, क्या चीज़ें हैं सारी की सारी। इनको अगर समझ लेंगे तो आगे अब अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा। मैं जीरो से इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे मैं उसको डिटेल से पढ़ाता जाऊँगा। ये कल वाला लेक्चर हम रिलेट करके आज सीएनएस और पीएनएस के ऊपर हम स्टडी करेंगे इसकी। तो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर मेनली तीन पार्ट होता है। सेरिबेलम, ये हमारा सब, सॉरी सेरिब्रम, जो हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, या फोर ब्रेन भी कहते हैं इसको। ये थिंकिंग के लिए, मेमोरी के लिए, वॉलेंट्री एक्शन, मतलब जो हमारी ऐसे एक्शन जो हम हमारी इच्छा से करते हैं, मतलब हाँ हैंड को ऊपर करना, मूवमेंट करना, जॉगिंग करना, ये हमारे कंट्रोल में रहता है, तो इसको वॉलेंट्री कंट्रोल, ये सारा का सारा सेंटर सेरिब्रम के पास होता है। दूसरा होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो हिंड ब्रेन, जो हमारे पीछे की ऑक्सीपिटल लोब के पास ऑक्सीपिटल जो वाला लोब होता है उस साइड पाया जाता है। ये मेनली दो ही काम करता है, एक तो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बिठा के रखता है, और बैलेंस मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो हम जैसे पोस्टर हम खड़े हैं तो एक बैलेंस बना के रखेगा हमारी बॉडी के अंदर, वो फंक्शन सेरिबेलम का ही होता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट करके, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई दिक्कत आ रही हो। अगर आप फिर भी इसको रिपीट करके देख लेना। एक होता है ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम के अंदर क्या होता है, वाइटल सेंटर्स बोलते हैं। वाइटल मतलब जो हमारे, जो ऐसे वाइटल ऑर्गन बोलते हैं, वाइटल ऑर्गन बोलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इनके बिना हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो वाइटल सेंट्रल भी यहाँ क्या होता है, ब्रेन स्टेम के अंदर होता है। क्या, जैसे कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हो गया और हार्ट रेट हो गया, ये हमारी वाइटल सेंटर्स है, जो क्या करते हैं कि ये जो ब्रेन स्टेम होता है कोऑर्डिनेट करता है। जैसे इसमें पोन्स और मिडिल ऑब्लोंगेटा आता है, और एक होता है मिड ब्रेन। तो सारे के सारे क्या होता है, हमारे इसको वाइटल सेंटर्स को क्या करते हैं, मतलब इसके फंक्शंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ब्रेन का ब्रीफ। ब्रीफ के अंदर हमने पढ़ा है। आगे हम इस ब्रेन को और डिटेल से, मतलब ये जो इतने पार्ट्स दिए गए इनको अब डिटेल से पढ़ेंगे। इसके क्या क्या फंक्शन है, कितने लोग होते हैं, सारे के सारे आगे पढ़ेंगे। मैं एक आपको अभी ब्रीफ इंट्रो दिया देकर चल रहा हूँ, ताकि आगे हम जैसे पढ़ें तो ये बैकअप के लिए तैयार रहेंगे। हाँ ये चीज़ें पढ़ी हुई ऐसा होता है, तो सबके लिए। आगे दूसरा होता है जो सीएनएस का दूसरा पार्ट होता है, स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड के अंदर वही बात है कि हमारा ब्रेन से जो नर्व निकलती है, जो स्पाइनल नर्व वो बोलते हैं, ये क्या करती है, स्पाइनल कोड से होकर निकलती है। फिर ये हमारे शरीर के अंदर क्या था, डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है। रीड जो हमारी जो बैकबोन होती है वहाँ से होकर निकलती है। तो ये स्पाइनल कोड का काम क्या था, कनेक्ट ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करता है। अब किस प्रकार से करता है, जैसे कि मान लो कि ये हमारा ब्रेन है, ये हमारी स्पाइनल कोड है, और ये हमारी क्या हो गई, जैसे कि ये बॉडी है हमारी, ठीक है, आई थिंक ऐसे जो भी है, ये हमारी बॉडी है। इसके अंदर क्या होगा कि ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड का काम क्या होता है कि ये हमारा बॉडी बॉडी के ऑर्गन्स हो गए। तो इसका काम यही है स्पाइनल कोड का, कि हमारी बॉडी और इस ब्रेन को क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट, मतलब कनेक्ट रखता है ये वाला ये। तो यहीं से तो क्या होता है कि सब यूनिट्स निकलती है। कि वही बात है जैसे कि मान लो कि कोई नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे है, और एक बड़ी सिटी है, एक गाँव है। तो जैसे कि मान लो कि ये एक सिटी है, एक नेशनल हाईवे है, ये हमारा गांव है। तो ये जो नेशनल हाईवे है वो एक प्रकार का स्पाइनल कोड है, ये जो सिटी है वो ब्रेन है, और ये क्या होता है, हमारा बॉडी है। इसी प्रकार से तो ये क्या, स्पाइनल कोड इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए काम है यार। वैसे ही स्पाइन ये चीज़ बोली गई है। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप। तो आगे चलते हैं अब। ये कनेक्ट करता है, रिफ्लेक्स एक्शन भी इसके अंदर होते हैं, स्पाइनल कोड के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन भी होते हैं। कि ये
मतलब नी जर्क रिफ्लेक्स हो गया, इसके अंदर ही सेंसरी और मोटार को एक दूसरे को वहाँ लाने के लिए काम करता है। ये रिफ्लेक्स करवाता है किसी चीज़ से, वहाँ से तुरंत हटाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट करता है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। आगे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। जो स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व होती है वो अलग होती है, ब्रेन का जो सारा आगे आएगा। अब मैंने कुछ हैंड रिटन में जो मैंने अभी तक पढ़ा है वही लिखा है अलग से। व्हाट इज द CNS क्या होता है? द प्रोसेसिंग सेंटर होता है। ये आपको मैंने बता दिया। प्रोसेसिंग सेंटर इसलिए होता है क्योंकि इसी के अंदर सारा, जैसे कि एक कंप्यूटर के अंदर CPU होता है, वो एक उसका पूरा प्रोसेसिंग क्या होता है, पूरी प्रोसेस उस CPU के अंदर चलती है। वो जो डिस्प्ले या मॉनिटर उसके ऊपर तो क्या विजिबल होता है ओनली फॉर, लेकिन सारे कमांड फंक्शन सारे CPU के होते हैं। उसी प्रकार हमारा जो CNS होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, वो भी एक प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो रिसीव इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और सेंड करते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, कोई सेंसरी सिग्नल हो गया, वहाँ क्या हुआ, इसका प्रोसेसिंग हुई, फिर वापस मोटार के द्वारा वही चीज़ यहाँ बोली गई। अब यही बात है जैसे कि मैंने इसमें लिखा है कि CNS हमारी हेड क्वार्टर होता है, और PNS होता है डिलीवरी बॉय होता है। PNS मतलब पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है। इसी के माध्यम से तो यहाँ से क्या होता है, न्यूरॉन्स निकलती है और इस पार्ट के ऊपर हमें जाना है, तो इसको बोलते हैं डिलीवरी। तो डिलीवरी बॉय का काम होता है कि टारगेट तक हमारे क्या करना, कि वहाँ तक कोई प्रोडक्ट पहुँचाना, मतलब रिसीव करके कोई भी प्रोडक्ट को टारगेट तक पहुँचाने वाले जो एजेंट्स होते हैं उनको डिलीवरी बॉयज़ कहते हैं। तो वो हमारे इस एजेंट, मतलब यहाँ हमारे जो इम्पल्स है उसको पहुंचाने का काम इसका होता है, PNS का। तो CNS होता है हेड क्वार्टर होता है, इसीलिए इसको प्रोसेसिंग सेंटर कहते हैं। आगे वाला हम PNS पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने ब्रेन की बात करा। मैंने ब्रेन जो भी ऊपर बताया कि इसमें बोलता है फोर ब्रेन बोलते हैं, इसमें तो सेरिब्रम आता है। मिड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन के अंदर ब्रेन स्टेम के अंदर आता है पोन्स हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम के अंदर आते हैं। हाइंड ब्रेन होता है, सेरिबेलम होता है, जो पश्च मस्तिष्क बोलते हैं हिंदी के अंदर। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क सुना होगा आपने 12th क्लास में। तो अब आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ CNS। तो अब मैंने फंक्शन ऑफ CNS, जो ब्रेन के फंक्शन है वही CNS के फंक्शन होंगे, लगभग सारे के सारे वही, लगभग क्या पूरे वही होंगे। अब देखना, रिसीव सेंसरी इम्पल्स अभी मैंने ऊपर बताया, इंटरप्रेट करना और इंटीग्रेशन इन्फॉर्मेशन अभी मैंने ऊपर बताया सारे के सारे। कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट्स, मैंने बोला था कि जो हमारा जो फोर ब्रेन है वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, मतलब ब्रेन के सारे फंक्शन यहाँ इंक्लूड होंगे CNS के अंदर। फिर रेगुलेट रिफ्लेक्स एक्शन, मैंने स्पाइनल कॉर्ड बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। सारे के सारे यहाँ सब आ चुके हैं ऊपर। आप इनको एक साथ मैं लिख रहा हूँ, जितने भी आपको याद आए सब लिख देना। कंट्रोल ऑटोनोमी का मतलब इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती है। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जैसे कि ANS होता है, इसके अंदर जैसे कि हमारे वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, इनके अंदर जो भी जैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है, हार्ट बीट, अगर हमारा हार्ट कंटिन्यू बीट कर रहा है, ये सारे के सारे जो मूवमेंट हो रहे हैं इनवॉलेंट्री, वो हमारा जो CNS होता है वो इसको कोऑर्डिनेट करता है। इसके बाद होता है मेंटेन होमोस्टेसिस हो गया। हमारे सबसे बेस्ट एग्जांपल है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको क्या करता है, हाइपोथैलेमस मेंटेन करने का काम करता है। ये भी CNS का फंक्शन है। कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी, अब यहाँ बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटी, मतलब बॉडी की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो रही, कम हो रही, उसको कोऑर्डिनेट मतलब तालमेल बना के रखता है कि इस चीज़ को बराबर रखना है, कि इस दर से कार्य करनी चाहिए, तो ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा। सॉरी, आगे आएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर मेंटल फंक्शन। अब जो ब्रेन के अंदर हाई मेंटल फंक्शन होते हैं, जैसे कि रिकेप इन्फॉर्मेशन हो गया, या थिंकिंग हो गई, मेमोरी हो गई, लर्निंग हो गई, इमोशनल, जो सारे के सारे जो मेंटल फंक्शन होते हैं जो हमारी मेंटल से रिलेटेड होते हैं, जैसे इमोशनल हो गया, इमोशनली बोलते डिस्टर्ब हो गया, मतलब इसको हम ऐसे ही बोलते हैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया। मेंटली मतलब मेंटल का फंक्शन है, इसलिए मेंटली डिस्टर्ब हो गए। थिंकिंग, हम सोच रहे हैं, कोई चीज़ याद कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, मतलब मेमोरी मतलब हमारी स्टोर हो रही है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हिप्पोकैम्पस होता है, वो भी आगे पढ़ेंगे। हिप्पोकैम्पस होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। तो सारे के सारे फंक्शन, जो ब्रेन के जितने भी फंक्शन है उसको CNS के अंदर आप डाल देना, सारे के सारे करेक्ट है। ये फंक्शन मैंने आपको कल डिटेल से पढ़ाए थे इंट्रो के अंदर। अगर आपको ये डिटेल से पढ़ना है तो आप इसमें मेरा जो नर्व सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। वैसे तो फर्स्ट यहीं से स्टार्ट, लेकिन मैंने फर्स्ट इंट्रो का बनाया था डिटेल से, तो वहाँ भी देख सकते हो आप। अब बात करते हैं, हमने CNS की बात कर ली, अब दूसरा आता है व्हाट इज द PNS। पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है आउटसाइड ऑफ द CNS, मतलब हमारा जो CNS के जो आउटसाइड का जो भाग होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो इसमें PNS की बात करता हूँ। पेरिफेरल नर्व सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट लाई आउटसाइड द ब्रेन। ये बात बोली मैंने, आउटसाइड द ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ये जो हमारा जो मिड ब्रेन इस प्रकार से हो गया, ये ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसके जो बाहर वाली जितनी भी जो नर्व निकलेंगी उसको हम पेरिफेरल के अंदर इंक्लूड करेंगे। जो इसके अंदर मिड में रहेगी उसको ANS बोलेंगे। फिर इसके सब टाइप्स हो गए,
हमने पीएनएस के बोले थे, एएनएस हो गया, एसएनएस हो गया और एंटेरिक हो गया। तो एएनएस की बात हम यहाँ आगे करेंगे। सबसे पहले पीएनएस के सब टाइप्स हैं वो। तो इसके अंदर इंक्लूड होता है कि जो हमारा जो पीएनएस होता है इसमें होता है एक तो क्रेनियल नर्व होता है, 12 पेयर होती है। इस लेक्चर के अंदर हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ये सारी आपने सुनिए कि फर्स्ट नर्व इम्पल्स जो नर्व होती है ना, पेयर फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, जो ये कि हम आगे पढ़ेंगे 12 पेयर है। ये आपने 12th के अंदर पढ़ी है आई थिंक, मैं यहाँ तक सोच पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ हम वापस पढ़ेंगे डिटेल से। वहाँ आपको पहले एक ब्रीफ इंट्रो चल रहा है यहाँ। दूसरा होता है स्पाइनल नर्व होती है, वो 31 पेयर होती है। 31 पेयर इसलिए होती है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वहाँ से जो पेयर्स के अंदर जितनी निकलती है ना, ये 31 निकलती है पेयर के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब फंक्शन भी होता है पीएनएस का, क्या फंक्शन है, जैसे कि सीएनएस कहते हैं वैसे आप पीएनएस की भी देखेंगे तो कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। सबसे पहला फंक्शन यही है कि हमारी जो मान लो कोई चीज़ हमने रिसेप्टर से यहाँ ली, तो यहाँ से सेंसरी से क्या जा रहा है, यहाँ से जो हमारे जो इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ से जो इम्पल्स होती है वो ब्रेन तक जाती है। ब्रेन तक किस रूट से जाती है, पेरिफेरल रूट से जाती है, पीएनएस से होकर जाती है। वही बात है, सिटी के गांव से सिटी में जाना है तो कुछ हमारी स्ट्रीट मतलब गलियां भी तो होती है ना, वो गलियाँ वो एक प्रकार से पीएनएस ही है। जैसे कि कोई हम रोड मैप बनाते हैं तो मेन हाईवे हो गया, ये मेन हाईवे मैंने अभी बताया। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जाना है तो यहाँ से कुछ स्ट्रेट मतलब गलियाँ होकर निकलती है, कुछ ऐसे शॉर्टकट होता है रास्ते। तो ये जो रास्ते होते हैं इसी को हम पीएनएस कहते हैं। तो ये पीएनएस का काम है। ठीक है, समझ गए आप। अब पीएनएस के अंदर मैं बात कर दूँ, हाँ ये हो गई हमारी, सॉरी, सेंसरी वाला हो गया ना। दूसरा हो गया कि वहाँ से वापस भी तो आएगा ना, सीएनएस से वापस आएगा, वो भी मसल्स जो ग्लैंड तक आएगा, जो मतलब कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स या ग्लैंड जो इफेक्टर्स ऑर्गन होते हैं, तो उसको बोलते हैं मोटर डिवीजन या सेंसरी डिवीजन हो गया। ये फंक्शंस होते हैं मेनली दो। तीसरा होता है कनेक्ट सीएनएस विथ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी को क्या करता है, सॉरी, जो हमारे सीएनएस को होता कनेक्ट कर रखता है रेस्ट मोड के अंदर हमारी बॉडी में, कि कोई भी हमारा जो हार्ट वर्क कर रहा है तो क्या कर रहा है कि जो पीएनएस होता है ना, इसी से रेगुलेट हो रहा है, इसी से हमारे पास इसके ब्रेन के पास सिग्नल जा रहे हैं कि हाँ प्रॉपर काम कर रहा है। एक होता है कंट्रोल वॉलेंट्री एक्टिविटी, कि हम हाथ हैंड को ऊपर कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, सारे के सारे एसएनएस के अंदर आएंगे। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमने देखा कि जो हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है किस प्रकार से हो रही है। एक होती है रेगुलेट इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। इनवॉलेंट्री आती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक का मतलब आप यहाँ से समझ सकते हो, ऑटोनोमिक मतलब ऑटोमेटिक, ऐसी फंक्शन जो ऑटोमेटिक होते हैं। तो ये मेनली जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन होते हैं उनकी एक्टिविटी, जैसे कि मान लो कि जो हमारा एब्डोमिनल पार्ट होता है इसमें होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो गया, और हमारे जो रेस्पिरेटरी हो गया, डायफ्राम का मूवमेंट हो गया, हार्ट बीट हो गई, हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। तो इसको कौन सा सिस्टम का एएनएस होता है वो क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है। और सोमेटिक नर्व सिस्टम वॉलेंट्री को करता है। सोमेटिक का मतलब आपने वैसे पढ़ा होगा, सोमेटिक मतलब बॉडी होती है, सोमा मतलब बॉडी बोल सकते हैं, और सोमेटिक का मतलब इसको बॉडी को हिंदी में बोलते हैं काय, मतलब शरीर। तो ये क्या करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट करवाता है। ऑटोनोमिक से मतलब ऑटोमेटिक से आपको याद हो जाएगा, इनवॉलेंट्री तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ हेल्प इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन एंड सीएनएस। ये मैंने भी बोला कि यहाँ से कोई ऑर्गन है, ये ब्रेन है, यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है तो ये बीच में जो पीएनएस आता है ये इसको कोऑर्डिनेट करवा के दोनों की दिक्कत को सही करता है। आई थिंक जैसे कि कोई यहाँ प्रॉब्लम हुई तो यहाँ से पीएनएस सिग्नल लेके गया, ब्रेन ने इसकी रिस्पॉन्स में दिया कि तू ये कर ले, ये कर ले, तो यहाँ से सही हो जाएगा। तो ये दोनों में कोऑर्डिनेशन ही तो है ना, पीएनएस के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ से इस पॉइंट क्लियर होता है हमारा। तो आई थिंक यहाँ तक हमने पीएनएस और सीएनएस पढ़ लिया। अब पीएनएस के सब टाइप्स पढ़ेंगे। मैंने ऊपर ग्राफ में बताया था ना कि अब एएनएस आएगा, एएनएस ही आ गया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो मैंने यहाँ इसका जिक्र कर दिया। यही चीज़ इसमें लिखी होगी, देखते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करता हूँ तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, व्हाट इज़ द पीएनएस। सबसे पहले ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, द पार्ट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है पीएनएस, दैट इज द कंट्रोल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। ये हमारे क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट, मैंने भी बोला कि हार्ट बीट, डाइजेशन, रेस्पिरेटरी, ब्लड प्रेशर के, और ग्लैंडुलर सिक्रेशन, मतलब हमारे ग्लैंड के जितने भी सिक्रेशन होते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं है, डाइजेशन, अभी इससे थोड़ी कि मैंने खाना खाया और मैं सोचता हूँ कि यार 3 घंटे में डाइजेशन रुक जाए ताकि मेरे को भूख ना लगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। जैसे खाना खाया डाइजेशन से स्टार्ट हो जाता है, सारे इनवॉलेंट्री मोमेंट्स है। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ एएनएस की बात करता हूँ, कि जो एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक के अंदर होता है फाइट एंड फ्लाइट वाला होता है, और इस ये पैरासिम्पैथेटिक होता है रेस्ट मोड में होता है, कि नॉर्मली जो फंक्शन चलते हैं पैरासिम्पैथिक करता है। लेकिन कोई भी ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हुई जिसके कारण क्या हुआ कि कोई
भय मतलब डर की कंडीशन क्रिएट हुई या कोई भी किसी भी प्रकार की, जिसमें क्या होगी, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा और ये हमारे को क्या करेगा, रिस्पॉन्स करवाएगा, सॉरी, तो ये हमारे को क्या रिस्पॉन्स करवाएगा। तो रिस्पॉन्स के अंदर हमारे या तो फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे, दोनों चीज़ होंगी इसमें। अब इनको मैं डिटेल से बताता हूँ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें सबसे पहले इंक्लूड होता है प्रिपेयर द बॉडी। बॉडी को प्रिपेयर करते हैं स्टेट या इमरजेंसी, सॉरी स्ट्रेस, कि हमारी बॉडी को हम स्ट्रेस या इमरजेंसी की कंडीशन में प्रिपेयर रखते हैं। इसी कंडीशन में नॉन एज फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम, इसमें हमने जानते हैं कि इसको फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि कोई मान लो कि गली का कुत्ता हमारे पीछे दौड़ता है तो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए हम या तो उसे लड़ेंगे या भागेंगे, ये दो ही रिस्पॉन्स होंगे। दोनों रिस्पॉन्स हम कौन करवा रहा है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो करवा रहा है। ये क्या कर देगा, इंक्रीज हार्ट बीट कर देगा, हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम दौड़ेंगे तो ब्लड प्रेशर और दोनों बढ़ेंगे। ये डायलेट प्यूपिल्स, हमारी जो प्यूपिल्स होता है डायलेट कर देता है, मतलब फैला देता है, तो उसको दूर दूर कर देता है। मान लो कि कोई दूर से कोई आ रहा है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई कुत्ता आ रहा है, तो हम उसको गौर से देख रहे हैं, यार ये कुत्ता है एक शेर है, तो हम हमारी जो प्यूपिल्स होती है वो फैल जाती है ना, वो इसी कारण फैलती है, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये डाइल्यूट हो जाती है। एंड ब्रोंकाई होता है, वो क्या था, वो भी ब्रोंकाई भी डाइल्यूट हो जाती है, हम गहरी गहरी सांसें लेने लग जाते हैं। इनहिबिट द डाइजेशन, और उस टाइम पर हमारा डाइजेशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, कि हमें भूख प्यास कुछ नहीं लगती है, ओनली फॉर ये है कि बचना है बस। ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसा थोड़ी है कि मेरे पीछे शेर भाग रहा है, यार मैं थोड़ी देर पानी पी लेता हूँ, फिर मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद भागूंगा। उस टाइम कुछ नहीं होता है, उस टाइम तो बस भागो या फाइट करो, दो ही काम होंगे। एक होता है इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा टू मसल्स, तो मसल्स के अंदर इसलिए ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इनके अंदर मोमेंट्स होगा, मोमेंट होने के कारण हमें एटीपी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और जो पार्ट ज़्यादा मूवमेंट करेगा वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जहाँ बढ़ेगा वहाँ ब्लड का फ्लो इंक्रीज ऐसे होगा। तो यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो। ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करता हूँ। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, क्या करता है, एक्टिव, इसको चेंज कर लेता हूँ, हाँ, एक्टिव ड्यूरिंग रेस्ट एंड नॉर्मल कंडीशन। ये क्या होता है कि रेस्ट की कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक्टिव रहता है। नॉन एज रेस्ट या डाइजेस्ट सिस्टम बोलते हैं इसको, सॉरी, नॉन एज रेस्ट एंड डाइजेशन सिस्टम इसको बोलते हैं, क्योंकि रेस्ट के अंदर जो नॉर्मली हमारा डाइजेशन चलता है वो पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, कि रेस्ट कंडीशन में होता है। डिक्रीज हार्ट रेट, इसके अंदर क्या था, हार्ट रेट नॉर्मल रहती है, डिक्रीज रहती है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल मतलब कम रहता है। कॉन्स्ट्रिक्ट्स पीपल्स, पीपल्स जो इसके सारे के सारे उल्टे हो जाएंगे, इसमें वापस कॉन्टेक्ट हो जाएगी ब्रोंकाई दोनों। नॉर्मल स्टिमुलेट डाइजेशन, डाइजेशन का स्टिमुलेट होगा, इनहिबिट हो रहा था। एंड ग्लैंडुलर सिक्रेशन, यहाँ जो इसका ग्लैंड का सिक्रेशन भी प्रॉपर रहेगा। और कन्वर्जन एनर्जी, एनर्जी का कन्वर्जन मतलब इंक्रीज हो रहा था ब्लड फ्लो, यहाँ क्या, सॉरी यहाँ से दूसरा पॉइंट है, कन्वर्जन रहेगा एनर्जी का, मतलब प्रॉपर रहेगा। कोई इसके अंदर क्या नहीं होगा ऐसा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एनर्जी की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं, कन्वर्जन रहेगा। इसके बाद बात करता हूँ ऑर्गन कंट्रोल बाय एएनएस। अब एएनएस कौन कौन सी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है हार्ट रेट को इंक्रीज होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, डिक्रीज करता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों हो गए कि ऑर्गन को किस प्रकार से कंट्रोल करता है। अगर जो एएनएस कंट्रोल कैसे करता है ये बात बोली गई। अगर मान लो कि हमारा हार्ट रेट बढ़ रही है, हार्ट रेट बढ़ रही है, तो पैरासिम्पैथिक उसको वापस कम करेगा, तो ये कंट्रोल हो गया ना। लंग्स होता है, ब्रोंकियो डायलेशन हो रहा है, सिम्पैथिक कर रहा है, और ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रक्शन क्या करेगा, ये कर देगा, पैरासिम्पैथिक कर देगा। आइज होती है, पिपिल डायलेशन होता है, सिम्पैथिक के अंदर होता है, और पिपिल कॉन्स्ट्रक्शन वापस पैरासिम्पैथिक का होता है, जीआईटी। अब यहाँ डिक्रीज डाइजेशन, ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट या हाईलाइट कर लेना, कि मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा इसका कलर चेंज करके बता दो, हाँ ये कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बोलेंगे कैसे, आप देखो इसमें कुछ पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, एक बार बताओ अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ रिलेट कर पाए हो तो, वरना मेरे को बताना है ही। यहाँ पर देखना कि पैरासिम्पेटिक के अंदर होता है ना, हर चीज़ इंक्रीज होती है, और सॉरी 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 सिंपेटिक के अंदर होता है, सिंपेथेटिक होता है ना, उसके अंदर हर चीज़ इंक्रीज होती है, और पैरासिम्पेथेटिक के अंदर क्या होता है, हर चीज़ डिक्रीज होती है। लेकिन हमारा जो डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड होता है वो उल्टा होता है, कि सिंपेथेटिक के अंदर ये डिक्रीज हो रही है, जबकि और यहाँ देखो इसमें सिंपेटिक में ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, मतलब डायलेशन हो रहा है, पीपील भी फैल रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जीआई के अंदर ही डिक्रीज हो रही है। यहाँ देख लो, स्लाइवरी इनटेक होता है, ये भी क्या होता है, ठीक हो जाता है सिंपेटिक के अंदर।
और ये और भी ब्लड प्रेशर होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन ये भी बढ़ रहा है, ये भी यूरिनेशन भी रिटेंशन हो रहा है कि ये भी चीज़ आपको बताऊँगा। जीआई के अंदर आ गया ना ये तो ये जीआई के अंदर बात करता हूँ, डिक्रीज डाइजेशन, यहाँ उल्टा होता है, डाइजेशन डिक्रीज होता है सिम्पेटिक के अंदर। तो मैंने रिलेट करके बताया था कि अगर कोई शेर या कुत्ता पीछे भाग रहा है तो हम उस टाइम हमें खाना नहीं मतलब हम भूख नहीं लगेगी हमें, तो डाइजेशन डिक्रीज रहता है। और पैरासिम्पेटिक के अंदर क्या था कि हम घर पे आराम से बेड पे सो रहे हैं, आराम से रेस्ट मोड में है, तो जितने रेस्ट मोड में रहेगा ना तो हमारा ब्रेन हमें बोलेगा कि चलो खाना खा ले, या कि हम जैसे कोई मूवी देखते हैं। आपने कभी ये चीज़ सोची होगी, सॉरी, मान लो मूवी देखने गए हैं, 3 घंटे की मूवी चल रही है और मूवी देखते देखते हम कभी पॉपकॉर्न खा लेते हैं, कभी चिप्स खा लेते हैं। आई थिंक आपने कभी सोचा है क्यों खाते हैं? उस टाइम हमारा पैरासिम्पेटिक सिस्टम होता है, बढ़िया तरीके से एक्टिवेट रहता है। अगर ये एक्टिवेट रहेगा तो डाइजेशन को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा, और हमारे को क्या बोलेगा कि खाना इंटेक करो, मतलब भूख ज़्यादा लगेगी। इसीलिए बोलते हैं कि जो पैरासिम्पेटिक सिस्टम रहता है उसके अंदर क्या रहता है कि जो लोग रेस्ट मोड में रहते हैं उनको टॉयलेट ज़्यादा लगते हैं, उनको भूख ज़्यादा लगती है, इसीलिए लगती है क्योंकि उस टाइम पर ये सिस्टम एक्टिव रहता है। और सिंपैथेटिक के अंदर क्या होता है कि ये चीज़ें क्या रहती है, उसमें उल्टी इतनी डिक्रीज रहता है, क्योंकि हमें तो भागना है। अब पीछे कुत्ता पड़ा है, भाग रहे हैं, उस टाइम हमें भूख थोड़ी ना लगेगी, उस टाइम हम टॉयलेट करने थोड़ी जाएंगे। दोनों पॉइंट यहाँ पे यूरिनेशन भी रिटेंशन हो रहा है, सिंपैथेटिक के अंदर रुक के रहेगा। तो आई थिंक ये चीज़ यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छे से आप। फिर तो स्लाइवरी ग्लैंड की बात करता हूँ, ये थिक होता है, मतलब सिंपैथेटिक में स्लाइवा थिक हो जाता है, लेकिन ये वाटरी स्लाइवा पैरासिम्पैथेटिक में वापस हो जाता है। ब्लड वेसल्स वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, मतलब सिंपैथेटिक के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और इसमें कहता है मिनिमल इफेक्ट होता है, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर वापस कम हो जाता है। अब यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी रिटेंशन होगा। अब क्या करेंगे, जिस टाइम डिफेंस मैकेनिज्म कर रहे हैं उस समय हम टॉयलेट के लिए नहीं सोचेंगे कि हमें टॉयलेट जाना है, उस टाइम हम रिटेंशन करके रखेंगे पैरासिम्पैथेटिक जब बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, और यूरिनेशन होगा पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। अब एक चीज़ आपको मैं फिर से बताता हूँ कि आप कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना कि जैसा कि मान लो कि आप को टॉयलेट लगे हैं बहुत ज़्यादा, और उस टाइम क्या है कि आपके सराउंडिंग टॉयलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप एक चीज़ ये करना, बस 2 चक्कर आप बढ़िया तरीके से कहीं दौड़ लगा लेना, 400-500 मीटर एक बार दौड़ लेना। दौड़ने के बाद आपको लगेंगे कि मेरे को टॉयलेट नहीं लगे। ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करना अगर आपके साथ ऐसी होती है तो। ये इसीलिए होती है कि पहले मेरे को यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा था, किसी सोच रहा हूँ कि यूरिन टॉयलेट करके आऊँ, टॉयलेट करके आऊँ, लेकिन वहाँ की कंडीशन फेवरेबल नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा मैंने दौड़ लगाई, दौड़ लगाने के बाद मेरे को यूरिनेशन की मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे टॉयलेट जाना है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब मैं दौड़ूंगा तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो यूरिन रिटेंशन कर देगा, तो हमें ऐसा नहीं लगेगा टॉयलेट आ रही। तो ये चीज़ें दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का ध्यान रखना, और सारी की सारी रिलेटेड और सब में बढ़ रहा है या रिटेंशन हो रहा है। अब आगे बात करता हूँ कि मैंने अभी इस जो यहाँ तक मैंने CNS, PNS, ANS और SNS, ये सारे के सारे मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए ऊपर। तब यहाँ एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के अंदर मैं और आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। कि मैंने सेंट्रल नर्व सिस्टम की बात कर ली, जो स्काई ब्लू दिखाई दे रहा है सेंट्रल नर्व सिस्टम हो गया। PNS हो गया, पेरिफेरल वाला हो गया पूरा का पूरा। और ये ANS होता है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, ये पूरा का पूरा ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम दिया गया ANS। तो इन तीनों चीज़ों की मैंने बात हो गई। अब बताता हूँ, CNS होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड आ गया, फंक्शन क्या, कंट्रोल, थॉट हो गया, मूवमेंट हो गया, सेंसेशन हो गया, सारे करता है। अब एक क्लिनिकल रिलीवेंस होता है कि मतलब इसका क्या यूज़ है, कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। अगर मान लो किसी पेशेंट को स्ट्रोक आ गया, या और ये फिर क्या हो गया, हाँ पार्किंसन डिजीज हो गई, ये कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो मैं यहाँ तक जब मेरे को CNS के फंक्शन पता होंगे तभी तो मैं इन चीज़ों को रिलेट कर पाऊंगा। स्ट्रोक हो रहा है, क्यों हो रहा है, स्ट्रोक हो गया, शोक की कंडीशन हो गई, ये क्यों हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं। हाइपोवोलिमिक शोक हो गया, वॉल्यूम का क्या ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड का लॉस हो गया तब शोक हो रहा है, तो इससे CNS पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। CNS ने वापस ये एक्टिविटी बढ़ाई, सिंपेटिक बढ़ाएगा, कौन मसल्स में सॉरी वेसल्स में कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज करवाएगा वापस, ये सारे इससे रिलेटेड है CNS से। अब PNS के अंदर वही होगा, न्यूरोपैथी न्यूरॉन से संबंधित हो जाएगी। ये CT ओ क्या हो गया रे, हाँ CT का हो गया, एक होता है गिलियन बेरी हो गया। अब इसके अंदर बात करता हूँ गिलियन बेरी क्या था। ये एक ऑटोनोमिक डिसऑर्डर है, ये ऑटोनोमिक डिसऑर्डर है, और ये सियाटिका होता है, सियाटिक नर्व होती है हमारी, एक सियाटिक नर्व होती है। मैं इसके अंदर ये रिलेट कर रहा था, ये बीच में दोनों कनेक्ट तो न्यूरोपैथिक सियाटिका तो नहीं है, मैं ये देख रहा था इसलिए बीच में रुका हूँ।
सियाटिका की पहले बात होता है, सियाटिका क्या होता है। सियाटिका होता है हमारी एक नर्व होती है जो सियाटिक नर्व बोलते हैं जिसको। ये क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कि कई बार ये दब जाती है, मतलब ये हमारी जो लंबार होती है L4 से लेके सेक्रल S3 S4 तक ये रहती है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि तो हमारे कमर हो गई, नितंब जिसको बोलते हैं, मतलब कमर हो गई, पेल्विक रीजन हो गया, थाई हो गई, इनके अंदर कई बार क्या होता है कि सुनपन आ जाता है, ये नर्व कई बार दब जाती है। हमने सुना होगा कि इसके नर्व दब गई तो इसके अंदर लेफ्ट लेग के अंदर क्या हो गया, सुनापन या पैरालिसिस हो गया। ये सियाटिक की एक कंडीशन होती है PANS के कारण। एक होता है गिलियन बेरी रोग होता है। ये गिलियन बेरी जो रोग होता है, जो डिजीज होती है, तो इसमें क्या कंडीशन होती है कि इसमें जो हमारा जो 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 इसमें जो एक जोन जो माइलिन शीथ है ना, माइलिन शीथ डिमेज होने लगता है। एक जोन के ऊपर जो माइलिन शीथ होता है डिमेज इसलिए होने लगता है क्योंकि ये एक ऑटोनोमिक डिसऑर्डर है। ऑटोनोमिक डिसऑर्डर होने के कारण जो हमारी जो सेल्स जो होती है वो खुद की जो नर्व है, जो तंत्रिका या न्यूरॉन्स होती है उसको डिमेज करने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इम्पल्स का जनरेशन नहीं हो पाता है। इसमें भी सेम कंडीशन यही होती है कि हमारी पेरिफेरल में क्या था, सुन्नापन आ जाता है या टिकलिंग सेंसेशन होता है। और कई बार तो क्या होता है पूरी बॉडी में पैरालिसिस आ जाता है। पूरी बॉडी में इसलिए आता है क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये पूरी बॉडी के अंदर फैलेगा। यहाँ तक एक होता है ANS होता है सिंपेटिक पैरा, ये हो गया, ये फंक्शन है हार्ट रेट वाले सारे क्लिनिक हो गया। इसमें डिस डिसऑटोनोमिया होगा। डिसऑटोनोमिया मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी CNS फंक्शन या ANS फंक्शन कर रहा है वो डिसअपेयर हो गए। मतलब हार्ट बीट चल रही थी लेकिन किसी कारण से इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, मतलब इम्बेलेंस आ रहा है, तो वो इसके अंदर आएगा। POTS पोर्ट सिस्टम में दिया गया पोस्टल ऑर्थोस्टेटिक ट्रेकिकार्डिया। तो पोर्ट सिस्टम का मतलब होता है कि हम जब कई बार ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखना है आपको। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, समझ के देख लिया ना। अब मैं इसकी बात करता हूँ, सिंड्रोम है लास्ट में, ठीक है। अब जो पोस्टल होता है और ऑर्थोस्टेटिक टेकिकार्डिया सिंड्रोम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जब कई बार हम खड़े होते हैं हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वापस बैठते हैं तो वापस कम हो जाती है। ये कंडीशन होती है, इसको पोर्ट्स कहती हैं। ANS में आती, हमारी ANS के अंतर्गत आती है। इसमें बोलते हैं पोस्टल मतलब पोजीशन, ऑर्थोस्टेटिक मतलब खड़े होना सीधे, टेकिकार्डिया मतलब हार्ट बीट बढ़ना, सिंड्रोम मतलब सिम्टम्स ऑफ, ये ग्रुप वाला हो गया तो ये सिंड्रोम इसके अंदर आ गया। तो एक होता है डायबिटिक न्यूरोपैथिक, मतलब डायबिटीज से संबंधित जो न्यूरॉन्स में डिफेक्ट आता है वो डायबिटिक न्यूरोपैथिक कहलाता है। तो यहाँ तक हमने कवर कंप्लीट किया CNS PNS और ANS, ये आप समझ गए होंगे। तो मैंने आप तक यहाँ तक बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो फिर से आप यहाँ पूछ सकते हो, कमेंट्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप कि मैं यहाँ तक क्या समझाना चाह रहा था। अब आगे हम बात करेंगे न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मेनली जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है इसमें यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होगा, तो इस चीज़ को आपको रिलेट करना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो डायग्राम बनाना है और इसकी पूरी डिटेल लिखनी है। इसमें हम यही करेंगे कि हमारी एक न्यूरॉन होती है, सिंगल न्यूरॉन होती है। इसके अंदर मैं जो डिटेल बताऊंगा मैं इंट्रो के अंदर बता चुका हूँ डिटेल से, लेकिन एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं तो मैं इसीलिए इसको अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, वरना यहाँ वीडियो में एंड कर देता। लेकिन न्यूरॉन को पढ़ रहा हूँ क्योंकि इंट्रो के अंदर पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको आसानी से यहाँ समझ में आ जाएगी। तो न्यूरॉन के अंदर बात करता हूँ, जो हमारी ये न्यूरॉन सेल होती है, इस भाग के अंदर ये वाला डेंड्राइट होता है। ये क्या करता है, इम्पल्स को रिसीव करने का काम करता है, मतलब दूसरी इम्पल्स से यहाँ से रिसीव करने का काम करता है। दूसरी होती है सेल बॉडी होती है, इसको हम बोलते हैं सोमा भी बोलते हैं। सोमा होती है सेल बॉडी, इसके अंदर ये पूरा का पूरा भाग होता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, निसेल्स में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, सारे होते हैं। और जो फिर ये बीच से धागे समान संरचना निकल रही है वाली, इसको बोलते हैं एक्सोन। इस एक्सोन के ऊपर क्या होती है, इस प्रकार से सेल्स होती है, सेल होती है, इसको बोलते हैं श्वान कोशिका, श्वान सेल बोलते हैं इसको। श्वान सेल होती है इसको, और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ये श्वान सेल हो गई। और ये हो गया नोड ऑफ रेनवियर, मतलब यहाँ पे जो गैप होता है जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं पाया जाता, दोनों के बीच गैप होता है, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। और ये होता है एक्सोन टर्मिनल, लास्ट वाला पॉइंट होता है एक्सोन टर्मिनल। तो इसकी बात हम आगे करेंगे। फिर मैंने इस वाले बीच वाले पोर्शन को थोड़ा जूम आउट करके यहाँ समझाने की कोशिश की है कि ये जो माइलिन शीथ होता है किस प्रकार से होता है। इसके बीच से तो ये एक्सोन निकलता है, जिसमें दिखाया गया है, तो ये एक्सोन बीच से निकल रहा है वो। अब ये एक्सोन बीच से निकल रहा है, इसके चारों ओर ये होती है श्वान सेल होती है, इसके अंदर इसके मोलिक्यूल्स हो गए। फिर जो इसके ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पिंक वाला जो लेयर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ये दिखा रहा है और डी माइलिनेशन होता है, डी मिथाइल माइलिनेशन हो गया, जहाँ से मतलब ये क्या आ रही है कि माइलिन शीथ हट रहा है। एक होता है हेल्दी माइलिनेशन, माइलिन शीथ हो गया, ये हेल्दी है। तो इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखो
ये ऊपर वाला माइलिन शीथ है, ठीक है। तो ये बीच वाला गैप होता है नोड ऑफ रेनवियर हो गया। और ये न्यूक्लियस अगर जो बाहर ये वाली संरचना ये पाई जाती है माली मेनली सीएनएस के अंदर। आगे आएगी, आप बताता हूँ आपको ओलिगोडेंड्रोसाइट। मैं इसको जूम आउट करके बताया, मेनली आपको ये लिख के आनी है मैंने, तो ये जूम करके मतलब क्लियर हो जाए आपको स्वान सेल किस प्रकार से होती है। स्वान सेल है, इसके ऊपर माइलिन का शीत है, जहाँ पर माइलिन शीत है वो हेल्थी है, जहाँ पर डीमाइलिनेशन हो रहा है मतलब माइलिन शीत हट रहा है उसको डीमाइलिनेशन कहते हैं। नोड ऑफ रेनवियर हो गया, ओलिगो ये वाला हो गया। अब यहाँ से हम डिटेल स्टार्ट करेंगे, न्यूरॉन क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन और ओवरव्यू देखेंगे इसका। तो डेफिनेशन की मैं यहाँ बात करूँ तो न्यूरॉन की बात करूँ तो न्यूरॉन में आता है डेफिनेशन। अभी स्टार्ट करते हैं। ए न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल की बात करता हूँ, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल की बात हुई। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, द नर्व सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। इट इज़ द स्पेशलाइज सेल होती है, ऐसी स्पेशलाइज सेल होती है दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्स हो गया। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है और केमिकल सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी, मतलब केमिकल सिग्नल्स के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उनको ट्रांसमिट करने का काम न्यूरॉन का होता है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया, लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी। अब बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो मैं अभी ऊपर आपको स्ट्रक्चर बताइए कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अंदर सबसे पहले मैंने सेल बॉडी की बात करूँगा, जो यहाँ दे रखी है सेल बॉडी। सारी चीज़ को आप माइंड में रखना, मैं वहाँ थोड़ी बता रहा हूँ अब आपको। तो सेल बॉडी की मैं बात करूँ, सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं। सोमा इसलिए कहते हैं क्योंकि सोमेटिक का मतलब होता है काय। मैंने ऊपर भी जिक्र इसीलिए किया था इस सोमा वर्ड का कि काय बोलते हैं, काय मतलब शरीर होता है। तो इस सेल का मेन ऑर्गन वो सोमे जो सेल बॉडी ही है, या इसको बोलते हैं कंटेन द न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनल्स होते हैं। कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड इनिशियल ग्रेन्यूल्स, ये इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एक दूसरा होता है मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ द न्यूरॉन, ये मेटाबॉलिक सेंटर भी होता है। आई थिंक यहाँ तक समझ गए होंगे आप, मेटाबॉलिक सेंटर होता है कि यहाँ से इसमें डाइजेशन होता है। इस उसके बाद क्या होता है कि न्यूरॉन्स का क्या सॉरी इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। दूसरे मैंने डेंड्राइट्स बताए थे जो ऊपर इस प्रकार से ऊपर निकले हुए थे, ये डेंड्राइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रांचेज लाइक एक्सटेंशन होता है, ब्रांच के रूप में एक्सटेंशन होता है। द रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स, मतलब दूसरे न्यूरॉन से क्या करते हैं कि ये रिसेप्टर से या न्यूरॉन से क्या करते हैं कि ये इम्पल्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और आगे ट्रांसमिट करके दूसरे न्यूरॉन तक लेकर जाते हैं। इसका काम डेंड्राइट्स का ओनली फॉर होता है रिसीव करना। रिसीव दूसरी इम्पल्स से भी कर सकता है। अब मान लो कि मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ कि ये दो एक्सॉन्स हैं, ये वाली, ये एक तो ये हो गई, ये सिनेप्टिक नोब हो गया। दूसरी इस प्रकार से हो गई ये वाली, ये क्या हो गया, डेंड्राइट्स हो गए। ये सिनेप्टिक एंड है, समझ गए ना। दूसरी न्यूरॉन होगी। एक तो कंडीशन ये हो सकती है, एक क्या हो सकती है कि ये हमारी बॉडी के अंदर मतलब यहाँ डैमेज हुआ, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पर ये नर्व है तो ये नर्व इस प्रकार से हो गई, फिर ये प्रकार ये सिनेप्टिक नोब हो गई। फिर ये दूसरी के साथ क्या होगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से होती है, ठीक है। अब यहाँ मैंने दो कंडीशन बताई आपको कि दोनों को यहाँ देखना है आपको। पहली कंडीशन तो यहाँ बताई मैंने, ये रही, यहाँ पर जो लिखा भी गया है डेंड्राइट्स के अंदर, बोला कि ये इम्पल्स को रिसीव करता है फ्रॉम द अदर न्यूरॉन। पहली कंडीशन बोला अदर न्यूरॉन, ये रही। तो ये डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन से क्या कर रहे हैं यहाँ, एक मिनट, हाँ, कि जो ये पहली न्यूरॉन है इस दूसरे न्यूरॉन से मतलब अदर न्यूरॉन से क्या कर रही है कि ये इम्पल्स या कोई भी इन्फॉर्मेशन क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। तो ये हो गई। दूसरी हो गई रिसेप्टर। दूसरी रिसेप्टर का मतलब होता है कि कोई भी मान लो यहाँ पेन हुआ था मेरे, तो ये रिसेप्टर से, रिसेप्टर के पास भी तो न्यूरॉन सेल होगी, तो ये रिसेप्टर से डायरेक्ट क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। फिर ये आगे ट्रांसमिट होगी इससे इसमें, फिर इससे इसमें करते करते ये यहाँ सीएनएस तक चली जाएगी। ये मैकेनिज्म होता है। फिर यहाँ से वापस इस प्रकार से उल्टी दूसरी न्यूरॉन्स होती है, वो वापस इस सिग्नल को यहाँ तक लाकर यहाँ तक लाती है। आई थिंक समझ गए होंगे आप, सॉरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेंड्राइट्स हो गया, समझ में आ गया क्या आपको। फिर होती है एक्सोन। एक्सोन होती है लॉन्ग फाइबर की संरचना होती है, मैंने अभी बताया आपको। बीच से जैसे डेंड्राइट्स के बीच वाली ये स्ट्रक्चर होती है, बीच वाली, इसको बोलते हैं एक्सोन। लॉन्ग फाइबर दैट ट्रांसमिट इम्पल्स करती है अवे, अवे मतलब दूर की, मतलब सेल बॉडी से दूर लेके जाती है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर ले जाती है टू अदर न्यूरॉन, दूसरी न्यूरॉन या मसल्स या ग्लैंड की तरफ। मैंने ऊपर अभी बताया आपको बना के। एक होता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ होता है ये फैटी कवरिंग होती है कि मतलब जो एक्सोन जो स्वान सेल्स होती है उसके ऊपर होती है फैटी मतलब कवरिंग होती है। और आपको एक चीज़ क्लियरली पता है, फैट क्या होती है, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल का काम करती है। इन जो इसमें क्या करता है कि इनसोल्यूबल नहीं, कहा कि हाँ फैटी कवरिंग होती है अराउंड द, ये क्या करती है, इंक्रीज द स्पीड इम्पल्स ट्रांसमिशन। मतलब ये क्या करेगी, यहाँ से फैट के अंदर, मैं इनसोल्यूबल बोल गया गलती से, सॉरी। ये फैट के अंदर एक कवरिंग होगी, तो यहाँ से क्या होगा कि इसके अंदर से वो
इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या करेंगे, ट्रांसमिट नहीं होगी, डायरेक्ट सीधे जंपिंग फॉर्म में करेंगे। अगर ये माइलिन शीथ जिसके ऊपर होगी वहाँ पर ट्रांसमिशन स्पीड से होगा। स्पीड से इसलिए होगा क्योंकि ये क्या करेंगी, सेल के अंदर से नहीं जाएगी, जबकि ऊपर से जंपिंग फॉर्म में क्या होगा, इसमें ट्रांसमिट होगी इम्पल्स। तो यहाँ स्पीड इंक्रीज करने के लिए माइलिन शीथ की यूज किया जाता है, क्योंकि फैटी कवरिंग होती है अराउंड द एक्सोन सेल। तो ये क्या करती है, इंक्रीज द स्पीड एंड इम्पल्स ट्रांसमिट को ये स्पीड से ट्रांसमिट करती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ देता हूँ कि मान लो कि ये यहाँ पर एक कवरिंग दे रखी है ऊपर चारों ओर इसके, तो यहाँ से इम्पल्स कोई आया, इम्पल्स इसके अंदर इंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि फेट की कवरिंग है। कि फेट की कवरिंग होने के कारण ये जंपिंग फॉर्म में यहाँ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जंपिंग फॉर्म में जाएगी। एक तो क्या होती है, इस प्रकार से जाएगी, एक क्या होती है जंपिंग फॉर्म में जाती है। तो कौन सी की स्पीड ज़्यादा है, ये इसी की तो स्पीड ज़्यादा है, इसलिए इसको बोला कि स्पीड इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है माइलिन शीथ। फिर बात करता हूँ, माइलिन शीथ हो गया। माइलिन शीथ इज द मेड बाय स्वान सेल, स्वान सेल से जो बन के मिला होता है उसको तो बोलते हैं। पीएनएस के अंदर जो माइलिन शीथ होता है वो स्वान कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है वो सीएनएस से मिलकर बना होता है। यही चीज़ मैं यहाँ बता रहा था कि जो ये स्वान सेल होती है, अगर ये मान लो कि इस प्रकार से मिलकर बनी हुई है, ऐसी कंडीशन सीएनएस में देखने को मिलती है और ऐसी कंडीशन पीएनएस में देखने को मिलती है। इसीलिए इसको बोलते हैं जो स्वान एक्सोन होता है इसमें स्वान सेल पाई जाती है, वो ओनली फॉर पीएनएस में देखने को मिलती है। और स्वान सेल की जगह जो ब्रेन के अंदर क्या था, ओलिगोडेंड्रोसाइट देखने को मिलती है। ये चीज़ इसलिए मैंने यहाँ डायग्राम लेके आया था ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। फिर आगे आता है एक्सोन टर्मिनल्स हो गया, मतलब जो एक्सोन का एंड होता है, जो उसको बोलते हैं सिनेप्टिक एंडिंग भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है, रिलीज करता है टू कम्युनिकेट विथ नेक्स्ट सेल्स। ये इसलिए बोला गया है कि जो ये इस प्रकार से न्यूरॉन थी हमारी, यहाँ सिनेप्टिक नोब थे, ये सिनेप्टिक नोब था, और ये दूसरी न्यूरॉन थी। इस प्रकार से मैं इसको बना देता हूँ, ये दूसरी न्यूरॉन्स थी, यहाँ पर क्या था, इस प्रकार से ये डेंड्राइट्स थे। अब ये वाला जो कनेक्शन है ना, इसको मैं जूम करके बताता हूँ कि इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस सिनेप्टिक नोब को मैंने जूम किया। फिर दूसरा होता है इधर डेंड्राइट्स होता है, डेंड्राइट्स भी इस प्रकार से होते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा कि ये जो सिनेप्टिक एंड होता है ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमिट क्या करता है, रिलीज करता है। न्यूरोट्रांसमिट एक प्रकार के केमिकल होते हैं, मैंने एसिटोकोलाइन और डोपामिन मैंने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कौन से। तो ये वाले यहाँ से कोई भी इम्पल्स आएगा वो इनके साथ अटैच होगा, यहाँ से जाके इनके पास चला जाएगा। इस प्रकार से ट्रांसमिशन होता है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे, और डिटेल से मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ तक इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये हो गया, नेक्स्ट सेल हो गया न्यूरॉन विथ इन सी एन एस। अब विथ इन सी एन एस के अंदर बात करता हूँ, ये वाला, सॉरी मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग से टाइप हो गया शायद ना। फंक्शंस की बात करेंगे यहाँ। तो पहला होता है फंक्शन, क्या होगा, रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन द बॉडी एक्टिविटीज़। ये फंक्शन है हमारी सीएनएस का। ठीक है, एक होता है इनेबल रिफ्लेक्स हो गया, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन करवाता है। ये ओवरलैपिंग हो गया क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसलिए ये ओवरलैपिंग हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। अब मैं बात करता हूँ कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स दो प्रकार की होती है, फंक्शंस न्यूरॉन्स और स्ट्रक्चरल न्यूरॉन होती है। फंक्शनल न्यूरॉन्स वो होती है जो फंक्शन के आधार पर डिवाइड की गई है, सेंसरी, मोटार और इंटरमीडिएट। मैंने इंट्रो में बता दी, यहाँ भी पढ़ा चुका हूँ ऊपर। और ये वाली जो स्ट्रक्चर के आधार पर थी ये भी मैंने इंट्रो में, मतलब कल इंट्रो के अंदर डिटेल से बताई थी। लेकिन एक बार दोबारा से रिकैप दे देता हूँ ताकि आपको वापस, ये तो अभी लेटेस्ट बताइए, अभी बताइए, 3 बार बता चुका हूँ इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने के बाद। और कल के लेक्चर में 2 से 3 बार बता चुका था, और इसको भी बता चुका था, लेकिन आज फिर अब दोबारा से बता देता हूँ क्या होता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स मतलब बेस्ड ऑन फंक्शन के आधार पर। क्लासिफिकेशन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन लिखने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको इस प्रकार से लिख के आना, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं। सबसे पहले सेंसरी, मतलब एफरेंट बोलते हैं इसको। एफरेंट इसलिए बोलते हैं कि ये क्या करती है, बताओ, लिखा हुआ सामने, मतलब होता है न्यूरॉन क्या करती है, कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। ये मतलब ब्रेन है, ये रिसेप्टर है। एफरेंट का मतलब पास की ओर, ए का मतलब पास की ओर होता है, मतलब पास की ओर लेके आती है इम्पल्स को, इसलिए एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। दूसरी बात करता हूँ मोटर या इफेक्टर, इफरेंट बोलते हैं। इफरेंट मतलब ये इम्पल्स को होता है सीएनएस से दूर लेके जाती है, मतलब ई का मतलब इसको अवे, सॉरी दूर बोलते हैं, तो ऐसे होता है वे। तो ई का मतलब इस प्रकार समझ रहे, ए पहले आ रहा तो पास की तरफ है, ये मतलब दूर की तरफ ले जाएगी न्यूरॉन। कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स या ग्लैंड्स के पास ले जाएगी।
इंटर न्यूरॉन्स होता है एसोसिएशन न्यूरॉन्स कह सकते हैं, या कनेक्टिंग न्यूरॉन्स कह सकते हैं। या ये क्या करती है, कनेक्ट सेंसरी एंड मोटार को, दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। नीजर रिफ्लेक्स आपने पढ़ा होगा, और उसके अंदर क्या होता है कि बीच में पाई जाती है, दोनों के बीच में क्या करती है, क्या मतलब कनेक्शन का रूप में काम करती है कि इधर से क्या आ रहा है, मोटर न्यूरॉन आ रही है, इधर से सेंसरी कि मतलब इधर से मोटर आ रही है, इधर से सेंसरी आ रही है, जो एसोसिएशन न्यूरॉन होती है बीच में इंटरमीडिएट का काम करके दोनों को कनेक्ट करके आगे हो जाती है। फाउंड इन ओनली सीएनएस, में ओनली सीएनएस के अंदर पाई जाती है। इसलिए सीएनएस के अंदर अब मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से ये होती है। अब यहाँ देखना आप कि ये हमारा ब्रेन था, और ये हमारी जो सेंसरी इम्पल्स गई, सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन गई, और यहाँ से वापस कौन सी आई, मोटार आई। और यहाँ बीच में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ इंटरमीडिएट न्यूरॉन होती है, बीच में इंटरमीडिएट का काम करती है। किस प्रकार से होता है इंटरमीडिएट न्यूरॉन होती है कि ये क्या करती है, इधर से तो इसको सिग्नल को लेगी, मतलब ये इस प्रकार से एक सिंगल न्यूरॉन बना देता हूँ, सिनेप्टिक एंड बना दिया। फिर ये वाली इधर से वापस इस प्रकार से न्यूरॉन होगी, ये सिनेप्टिक एंड बना दिया मैंने। तो इनके बीच का कनेक्शन करेगी, इधर से इन्फॉर्मेशन लेगी, फिर बीच में मतलब अपना डिसीजन मेकिंग करेगी या कमांड देगी, फिर इसको कमांड देगी, फिर ये कमांड इधर आएगा। तो जो बीच के अंदर इंटरप्रेटेड हो रहा है ना, इंटरप्रेटेड ये मतलब एसोसिएशन, तो ये क्या कर रही है, कनेक्ट सेंसरी और मोटार, मतलब इस सेंसरी और मोटार दोनों को कनेक्शन, यहाँ पर कनेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको इंटरन्यूरॉन कहा गया है। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप इसको। फिर से इसको 5 अगर बता चुका हूँ मैं आपको, अब आपको समझ में आना चाहिए मैं क्यों बोल रहा हूँ इस प्रकार से। ये फाउंड ओनली सीएनएस में इसलिए पाई जाती है मेनली, ये इंटरमीडिएट जो इंटरप्रेट का काम रहता है या कोई भी डिसीजन मेकिंग का काम होता है हमारे पास ओनली फॉर सीएनएस में होता है। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लिख दिया। अब एक एग्जाम डायग्राम दिया गया है रिफ्लेक्स आर्क। अब ये रिफ्लेक्स आर्क पूरा का पूरा इसके ऊपर है, सेंसरी ये सारा का सारा, ये तीनों को हम यहाँ समझ लेंगे। जो मैंने अभी समझा है वो यहाँ देखना आप। ये सेंसरी रिसेप्टर हो गया, कोई भी स्टिमुलस मिला, कोई भी काटा है मतलब चुभा, तो यहाँ पेन हुआ तो सेंसरी रिसेप्टर एक्टिव हुआ। फिर यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती हुई, इम्पल्स ट्रेवल करती हुई हमारी क्या जाएगी, ब्रेन के पास जाएगी, डोर्सल गैंग्लिया बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से होती हुई ये सारी इस हमारे ब्रेन के अंदर गई, सेंसरी न्यूरॉन हो गया, ठीक है। ब्रेन के अंदर गई तो ब्रेन में क्या गया, सेंसेशन रिलेट टू, ये क्या गया, हाँ द ब्रेन। इसके अंदर सारा का सारी प्रोसेस चलेगी। अब इसमें प्रोसेस चल रही तो ये वाला ना इंटर न्यूरॉन, ये वाला, इसी की बात हो रही थी। मैंने बोला इधर से है, इधर से, दोनों को बीच में कनेक्ट करने वाली होगी। तो स्पाइनल कॉर्ड, ये तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऊपर से व्यू दिखाया गया स्पाइनल कॉर्ड का, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चली गई। यहाँ से मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड है, समझ गए ना। अभी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए इसके अंदर से आएगी, फिर ब्रेन में, यहाँ सारा फंक्शन होगा, फिर ये वापस यहाँ आकर इसके अंदर जाएगी। तो ये वाला रिले न्यूरॉन, यहाँ से रिले होगा, रिले मतलब यहाँ कुछ सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए यहाँ रिले होगा, मतलब डिसीजन मेकिंग होगी, वापस यहाँ पर आएगी, फिर ये इन्फॉर्मेशन आएगी मोटर न्यूरॉन के द्वारा होते हुए, यहाँ हमारे वेंट्रल, ये हो गया डोर्सल था, ये वेंट्रल हो गया। यहाँ से आते हुए वापस इस मसल्स के पास वापस क्या आएगा, इफेक्टर ऑर्गन हो गया। तो यहाँ पर ये इम्पल्स आएगी कि यहाँ से हाथ हटा लो, तो हम अभी दूर की तरफ डायरेक्शन दिया गया है कि यहाँ से अब हाथ हटा लेगा। ये सारा का सारा प्रोसेस इसके अंदर, इसके लिए बोलते हैं इंटरन्यूरॉन। इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, देखो रेड वाली और येलो वाली, देखो दोनों की दोनों सेंसरी और मोटार है, तो कनेक्शन करने का काम कर रहा है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप। अब बात करता हूँ दूसरे, मैंने दोनों इसके अंदर जो ग्राफ बनाया बेस्ड ऑन दोनों की बताई थी ना, अब ये वाली बात करेंगे हम स्ट्रक्चर के आधार पर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर वाली। एक तो होता है यूनिपोलर, होता है इसको सूडो पोलर भी इसलिए कहते हैं, देखो हाँ दिखाया गया डायग्राम, ये रहा यूनिपोलर और सूडो यूनिपोलर। इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो ये वाली जो हमारी सेल बॉडी है, इससे एक ही जो जो मतलब यहाँ निकल रहा है, प्रवर्त निकल रहा है, जिसकी मतलब एक्सटेंशन निकल रहा है, मतलब एक ही निकलता है। और सूडो के अंदर भी सेल बॉडी से एक ही निकलता है, फिर ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको सूडो कहते हैं। आई थिंक ये समझ गए होंगे आप यहाँ तक। मैं बात करता हूँ यूनिपोलर या सूडो सॉरी, यूनिपोलर की बात करता हूँ या सूडो यूनिपोलर हो गया, थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए। स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सिंगल प्रोसेस निकलता है। अभी मैंने बोला कि इसमें से स्ट्रक्चर में सिंगल प्रोसेस निकलेगा, यहाँ भी सिंगल ही निकल रहा है, इस सेल बॉडी से भी सिंगल निकल रहा है, इसके बाद में ब्रांचेज हो रही है, ठीक है। तो ये दिया गया है यहाँ, सिंगल प्रोसेस टू स्प्लिट इनटू 2 ब्रांच, तो 1 टू पेरीफेरली और 1 टू सीएनएस, ये 2 ब्रांचेज में आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जो यूनिपोलर के अंदर एक ही प्रोसेस निकलता है, उसके बाद कितनी ब्रांच बने वो आगे की बात है। फंक्शन क्या होता है इसका, सेंसरी न्यूरॉन होती है, जो जितनी भी हमारी सेंसरी न्यूरॉन होती है इसी टाइप की होती है कि वो सेंस मतलब जो इफेक्टर से सेंस लेती है, पेरिफेरल से फिर कैरी करती है इम्पल्स फ्रॉम स्किन या मसल्स एंड जॉइंट्स के और सीएनएस।
मतलब कोई भी जो इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ से क्या करेगी, सेंसरी ऑर्गन इन्फॉर्मेशन लेगी, फिर ये क्या करेगी सीएनएस तक ले जाएगी। ये हमारा इसका यूनिपोलर का काम है। ये लोकेशन इसकी क्या होती है, मोस्ट सेंसरी न्यूरॉन्स होती है इन पीएनएस के अंदर। जितनी मैक्सिमम जो मोस्ट कॉमन जो न्यूरॉन्स होती है वो पीएनएस में वो यूनिपोलर ही होती है। अब बात करता हूँ बाईपोलर। बाईपोलर क्या होती है कि ये स्ट्रक्चर होती है, इसमें वन एक्सोन होता है, वन डेंड्राइट होता है। अब देखो बाईपोलर ये रहा, बाईपोलर में एक तो क्या डेंड्राइट्स हो गया, एक सॉरी डेंड्राइट्स हो गया, एक एक्सोन हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसका फंक्शन मेनली होता है मोटर मोटर न्यूरॉन के अंदर काम होता है ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स के अंदर ये ले जाएगी। फिर होता है इंटर न्यूरॉन होता है, इसमें इंटरग्रेट सिग्नल्स विद इन सीएनएस करेगी। लोकेशन होता है इस ओ सॉरी सॉरी ये नहीं, ये ऊपर वाली पढ़ रही थी, सॉरी। हाँ, इसमें वन एक्सोन और वन डेंड्राइट्स हो गया। फंक्शन क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन फॉर स्पेशलाइज सेंस करती है। ये विजन, हेयरिंग और स्मेल के अंदर मेन काम करती है। मैंने लेक्चर में कल डिटेल से बताया था किस प्रकार से विजन में होती है, हेयरिंग में और स्मेल में किस प्रकार से काम करती है। और आई जो इसमें है ना फिजियो के अंदर हम आगे पढ़ेंगे आई, विजन और जो ये स्मेल वाला ओल्फैक्टरी नर्व, तो इसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये नर्व किस प्रकार से काम करती है। तो आपने ये देखा होगा, मैं थोड़ा फिर बता दूँ। रेटिना होता है, रेटिना के ऊपर क्या होता है कि एक तरफ से क्या तो क्या होता है कि हमारी फोटो इफेक्टर मतलब फोटो लाइट्स को रिसीव किया जाता है, दूसरी तरफ सेंसर को भेजा जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से होती है कि इस प्रकार से होती है, बाईपोलर इस प्रकार से होगी। ये तो इधर वाले तो एक्सोन हो गए, ये क्या हो गई डेंड्राइट्स हो गई। तो इधर से सनलाइट आएगी, हमारा रेटिना हो गया, ये रेटिना के ऊपर इस प्रकार सनलाइट इसको रिसीव करेगी, फिर ट्रांसमिट करेगी, तो बाईपोलर का काम ही हो गया। और हमारी जो नेजल कैविटी होती है इसके अंदर क्या होगा, नेजल के ऊपर इस प्रकार से होती है, सॉरी इस प्रकार से, ठीक है। ये ऊपर वाला एक्सोन हो गया, सारी ऑप्टिक नर्व के अंदर कनेक्ट हो जाएगी, एक साथ कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ से स्मेल को एक साथ, ये डेंड्राइट्स हो गए, इधर वाले एक्सोन हो गए, तो यहाँ से रिसीव करेगी और आगे ले जाएगी। तो आई थिंक इसमें भी पाई जाती है, इस और ओल्फैक्टरी के अंदर भी, सॉरी ईयर के अंदर भी पाई जाती है। तो इसको आपको याद रखना, आगे हम ये पढ़ेंगे ना लोकेशन इसकी, रेटिना ऑफ आई अभी बताया, कोक्लिया ऑफ ईयर ईयर के अंदर ही होता है, ओल्फैक्टरी की मतलब एपिथेलियम होता है, इसमें पाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, जब हम ये सारे पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से और पढ़ेंगे। मल्टीपोलर होता है, इसमें मतलब वन एक्सोन मल्टीपोलर डेंड्राइट्स होता है, मैक्सिमम अमाउंट में यही देखने को मिलती है, मतलब मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर यही है। और हमने फर्स्ट स्टार्ट यहाँ से किया था, ये डायग्राम भी हमने ऐसा ही बनाया ना, इसलिए बोला। इसमें देखो वन हो गया। फंक्शन क्या होता है, मोटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन दोनों काम करती है, ट्रांसमिट इम्पल्स करती है, सीएनएस टू इम्पल्स मतलब ये ब्रेन से क्या करती है, जो इम्पल्स जाती है वो इसी न्यूरॉन के द्वारा जाती है। इंटर न्यूरॉन की मतलब इंटीग्रेट क्या है, सिग्नल्स विद इन द सीएनएस हो गया। लोकेशन होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेनली सीएनएस में देखने को मिलती है मल्टी वाली। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग बढ़ाने से आपको भी मतलब समझ में फिर बाद में ऊपर से जाने लग जाएगा। तो आज तक हम मतलब आज यहीं तक डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट के अंदर एक बार कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, और आपको कुछ मेरा पढ़ाने का तरीका सही नहीं लग रहा है या कुछ कमी लग रही, तो वो भी आप फीडबैक दें प्लीज़। तो अगर आप फीडबैक देंगे तभी तो मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर पाऊँगा कि किस चीज़ के अंदर मुझे इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। तो आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।